ये जो पूरा इंसिडेंट है ये है 1963 का। उस टाइम पे इजराइल इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं हुआ करता था जितना टेक्निकली एडवांस शायद आप उसको आज देखते हो। इनफैक्ट जो उस टाइम पे दो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थे, यूएसए और रशिया, उस टाइम पे सोवियत यूनियन हुआ करता था, ये दोनों ही इजराइल के सपोर्ट में नहीं आते थे खुल के, क्योंकि उनको भी ये शक था कि फ्यूचर में इजराइल एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सीधे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ था, और एक भी नहीं, कई सारे मल्टीपल मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो इजराइल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। यूएसए तो हमेशा से ही पावरफुल रहा है, और सोवियत यूनियन भी उस टाइम पे बहुत अच्छे खासे लेवल पे पावरफुल था, खास करके जब बात आती है उसकी आर्मी की, बात आती है उसके वेपन्स की और फाइटर एयरक्राफ्ट्स की। तो उस टाइम पे सोवियत यूनियन के पास हुआ करते थे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, जिनमें से एक था MiG-21। MiG-21 कितना पावरफुल था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब वियतनामीज वॉर हुआ था उस टाइम पे अमेरिका जो है वो जो भी अपने मंसूबे लेके आया था उनमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो एक तरीके से वो डिफीट ही मानी जाएगी। तो अमेरिका हार गया सिर्फ इस रीजन की वजह से कि सोवियत यूनियन जो है वो वियतनामीज फोर्सेस को वेपन सप्लाई कर रहा था और MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट सप्लाई कर रहा था, और MiG-21 बहुत बड़ा सरदर्द था उस टाइम पे यूएसए का। तो MiG-21 को जानने के लिए, उसका ब्लूप्रिंट, उसकी डिटेल्स जानने के लिए यूएसए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इसीलिए यूएसए ने जो भी अपना बेस्ट वो कर सकता था, CIA, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, एजेंट्स, उनके थ्रू जो बेस्ट कोशिश वो कर सकता था MiG-21 की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वो हमेशा करता रहता था। अब आप गेस करो कि मोसाद जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने क्या किया होगा। MiG-21 का ब्लूप्रिंट ला के दे दिया होगा यूएसए को, या उसे बनाने वाले लोगों में से किसी बंदे को ला के दे दिया होगा, किसी साइंटिस्ट को ला के दे दिया होगा, या फोटोज वीडियोस खींच के दे दी होंगी। नहीं, पूरा का पूरा MiG-21 ही यूएसए को ला के पकड़ा दिया विद पायलट। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डायमंड, और अगर मैं ये बोलूँ कि ऑपरेशन डायमंड की वजह से आज इजराइल इतना पावरफुल कंट्री है तो गलत नहीं होगा। ये ऑपरेशन इतनी इंपॉर्टेंस रखता था इजराइल की हिस्ट्री में। तो अब यहीं से हम पूरे ऑपरेशन डायमंड की जो पूरी कहानी है उसको स्टार्ट करते हैं। बात शुरू होती है 1963 से। इजराइल का जो मैप आप आज देखते हो, जिसमें वेस्ट बैंक भी है, गजा भी है उसका पार्ट, क्योंकि उसके कंट्रोल में है, वो हमेशा से वैसा नहीं था। इनफैक्ट 1963 में जो वेस्ट बैंक है वो जॉर्डन के कंट्रोल में था डायरेक्ट, और जो गजा है वो इजिप्ट के कंट्रोल में था। लेकिन इन दोनों ही एरियाज में पैलेस्टीनियंस रहते थे, और पैलेस्टीनियंस का हमेशा से ये दावा था कि इजराइल ने उनके लैंड पे जो है वो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, और वो जो पूरा लैंड है इंक्लूडिंग इजराइल, वेस्ट बैंक, गजा, वो सारा का सारा पैलेस्टाइन है और पैलेस्टीनियंस का है। इसी रीजन की वजह से जो पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक और गजा में रहते थे वहां से गुरिल्ला वारफेयर करते थे। गुरिल्ला वारफेयर मतलब इजराइल के अंदर छुप छुपा के घुस जाना, फिर वहां पे अटैक करना उनकी डिफेंस फोर्सेस पे, और अपना विरोध शो करना। अब जाहिर सी बात है कि जब ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तो इजराइल रिटेलिएट भी करेगा, जिन लोगों ने इजराइल में घुस के अटैक किया है उनको जाके पकड़ेगा भी। और इसीलिए कई बार ऐसा होता था कि इजराइल को वेस्ट बैंक और गजा के अंदर घुसना पड़ता था अपने ऑपरेशंस को करने के लिए, उन लोगों को पकड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इजराइल में केओस क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो वेस्ट बैंक है, गजा है, जहाँ पैलेस्टीनियंस रहते हैं, वो तो जॉर्डन और इजिप्ट के कंट्रोल में है। तो वेस्ट बैंक और गजा में घुस के या वहाँ पे कोई भी मिसाइल के थ्रू या किसी भी तरीके का ऑपरेशन अगर इजराइल करेगा तो वो सीधे सीधे जॉर्डन और इजिप्ट के ऊपर अटैक माना जाएगा। अब ये पूरी सिचुएशन चल रही थी 1963, 1962 के टाइम पे। ये मतभेद बहुत लंबे टाइम से चल रहे थे, और धीरे धीरे ये मतभेद जो है वो बढ़ते जा रहे थे। 1963 के साल एंड होते होते ये मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि ऑलमोस्ट काफी सारे एक्सपर्ट्स ये मानने लग गए थे कि आने वाले टाइम में अरब कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, खास करके इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इजराइल के बीच में वॉर होना, युद्ध होना तय है। अब जैसे मैंने बताया कि यूएसए, सोवियत यूनियन और पूरी दुनिया को ये लगता था कि अरब कंट्रीज के सामने इजराइल जो है वो टिक नहीं पाएगा। इनफैक्ट इजराइल के जो सिटीजन्स हैं उनको भी यही लगता था कि इजराइल टिक नहीं पाएगा प्रॉपरली। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने बहुत खासा तैयारी नहीं की थी इस टाइम पे, लेकिन पैरेलली इजराइल बहुत खासा तैयारी करने में लगा हुआ था। इजराइल की मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी ऑलरेडी अपने जो पैर है वो जमा चुकी थी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना उसने शुरू कर दिया था। साथ में एक और एजेंसी होती है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, अमान, जो इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है। मतलब ये लोग मिलिट्री, डिफेंस, वेपन्स, एयरफोर्स, इन सारे फील्ड्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंटेलिजेंस है जो इस सारे फील्ड्स में काम करती है। मोसाद जो है वो स्पेशल ऑपरेशंस करती है। तो इजरायली गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि जैसे जैसे वॉर जो है आने वाले टाइम में वो होगा ही होगा, तो अब अमान और मोसाद इन दोनों का आपस में एक अच्छा तगड़ा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दोनों के जो ऑपरेशंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में तो वॉर होना ही है। और इजरायली गवर्नमेंट एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट मेयर अहमीद को मोसाद का डायरेक्टर बना देती है। अहमीद जो थे वो पहले अमान में काम कर चुके थे ऑलरेडी, उससे पहले वो डिफेंस फोर्सेस में भी काम कर चुके थे। खैर इजराइल में तो हर कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो डिफेंस फोर्सेस में कभी ना कभी काम कर चुका हो, लेकिन अहमीद का जो एक्सपीरियंस था मिलिट्री इंटेलिजेंस में, मिलिट्री की डिफेंस की नॉलेज रखने में, वो अच्छा खासा था। और अब उन्हें
मोसाद का डायरेक्टर बना दिया गया था। अब जैसे मैंने बताया कि अहमीद जो है उन्हें डिफेंस फोर्सेस में काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, तो उनका मोसाद के डायरेक्टर बनने के बाद एक कैजुअली एक मीटिंग होती है उनकी IAF कमांडर अहजर वीजमैन के साथ। IAF मतलब इजरायली एयरफोर्स। ये एक तरीके की कैजुअल मीटिंग थी क्योंकि ऑलरेडी अहजर वीजमैन और अहमीद दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे, काफी पुराने टाइम की उनकी दोस्ती थी, एक साथ वो डिफेंस फोर्सेस में काम कर चुके थे। तो इस कैजुअल मीटिंग के दौरान वीजमैन ने मजाक मजाक में अहमीद को एक बात बोली कि अगर मेरे पास एक MiG-21 होता और वो भी सिर्फ कुछ घंटे के लिए, तो मैं अपने सारे एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर देता। हालांकि IAF कमांडर ने ये बात मजाक मजाक में बोली थी, लेकिन अहमीद इस बात को मजाक में नहीं ले रहे थे, उन्होंने इस बात को सीरियसली ले लिया था। और इसके बाद मोसाद के सोयो एजेंट्स सिर्फ इस काम के लिए लगा दिए गए कि किसी तरीके से कोई ऐसा बंदा मिल सकता है क्या जो MiG-21 को चलाता हो या MiG-21 की इंफॉर्मेशन उसके पास हो। MiG-21 वैसे तो सोवियत यूनियन का एयरक्राफ्ट था, सिर्फ उन्हीं के पास होना चाहिए था, लेकिन सोवियत यूनियन उस टाइम पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस जितना हो सके उतना कम करने के लिए अपने MiG-21 को अपने दोस्त कंट्रीज के साथ बहुत तेजी से बेच रहा था। और उसमें बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी थे, जैसे सीरिया, इजिप्ट, इराक। अब इन सब के पास अच्छी खासी मात्रा में MiG-21 एयरक्राफ्ट अवेलेबल थे। अब जैसे ही मोसाद एजेंट्स को इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे कि उन्हें किसी तरीके से MiG-21 के पायलट को ढूंढना है और किसी तरीके से MiG-21 जो है उसको इजराइल लेके जाना है, तो मोसाद के एजेंट्स ने डिफरेंट कंट्रीज में ये ढूंढना शुरू कर दिया कि किन कंट्रीज में MiG-21 अवेलेबल है और कोई ऐसा पायलट है जो उनके काम का हो। ऐसे में मोसाद एजेंट्स ने कांटेक्ट किया जॉन थॉमस को। जॉन थॉमस एक फ्रेंच आर्म्स डीलर था, इसकी जो पहचान है वो काफी अच्छी थी इजिप्ट में, तो इसके थ्रू किसी पायलट को ढूंढने की कोशिश करी गई। जॉन थॉमस ने एक इजिप्शियन पायलट को ढूंढा और उसे काफी पैसों का, फैसिलिटीज का लालच दिया कि वो प्लेन जो है वो उड़ा के इजराइल ले जाएगा, लेकिन ये उल्टा भारी पड़ गया जॉन थॉमस पे। इजिप्शियन पायलट ने जाके इजिप्शियन अथॉरिटीज को सब कुछ बता दिया। बाद में फिर थॉमस, उसके फादर और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करा गया। फिर इजिप्ट ने जॉन थॉमस को इराक को सौंप दिया। इराक में उसकी फिर पब्लिक ट्रायल चला और ये अच्छे खासे वाइड स्केल लेवल पे लोगों को दिखाया गया ताकि वो ये दिखा सकें कि जो लोग उनके साथ गद्दारी करते हैं या धोखाधड़ी करते हैं उनके साथ इराक क्या हाल करता है। थॉमस को पब्लिकली सबके सामने फांसी दी गई। मोसाद एजेंट्स का जो पहला ऑपरेशन था या पहला अटेम्प्ट था वो फेल हो गया, लेकिन फिर भी इजिप्शियन या फिर इराकी अथॉरिटीज़ को ये समझ नहीं आया कि मोसाद एजेंट्स एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे थे, क्योंकि जॉन थॉमस को कभी ये बताया ही नहीं गया था कि उन्हें मोसाद एजेंट्स ने हायर किया है। थॉमस को हमेशा ये लगता था कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि USA या फिर कोई और यूरोपियन कंट्री ने उसको हायर किया है अपने ऑपरेशन के लिए, और ये मोसाद का काफ़ी क्लासिकल तरीका था अपने कुछ ऐसे ऑपरेशन कराने का जिसमें ये पता भी नहीं चल पाता कि वो ऑपरेशन मोसाद ने प्लान किए हुए हैं। खैर, मोसाद एजेंट्स दूसरा अटेम्प्ट करते हैं और वहाँ भी फेल हो जाते हैं। फिर मोसाद एजेंट्स करते हैं तीसरा अटेम्प्ट, जहाँ उन्हें पहली बार कुछ सक्सेस मिलती है। इस बार मोसाद एजेंट्स को समझ आ गया था कि उनका जो ऑपरेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है और उन्होंने जल्दबाजी नहीं करी। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे काफी सारे अरब कंट्रीज में कुछ ना कुछ ज्यूज की पॉपुलेशन हुआ करती थी। अब मोसाद एजेंट्स इस बात का फायदा उठाते थे और वो उन सारी ज्यूज की पॉपुलेशन में जो दूसरे कंट्रीज में है, अरब कंट्रीज में जैसे कि इराक, इजिप्ट वगैरह, वहां पे वो अपने लोगों को भी इन्फ्यूज करते थे जो अंदर की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाए। फाइनली मोसाद को मिलता है एक बंदा यूसुफ, एक ज्यू जो इराक में रहता था। यूसुफ की गर्लफ्रेंड की बहन की शादी एक क्रिश्चियन पायलट से हुई थी जो इराक के लिए MiG-21 उड़ाता था, मुनीर रेफ्दा। दरअसल जो मुनीर था वो इराकी एयरफोर्स में एयरफोर्स पायलट था, लेकिन मुनीर एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था और इराक में उस टाइम पे मुस्लिम मेजोरिटी थी, तो जो मुनीर है वो माइनॉरिटी में हो गया। और इराक के जो उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। उस टाइम पे इराक में एक रीजन हुआ करता था, कुर्दिश रीजन ऑफ इराक, जो आज कुर्दिश रीजन ऑफ इराक नाम की ऑटोनॉमी है वहाँ पे, उस टाइम पे उसी ऑटोनॉमी की मांग वहाँ पे उठ रही थी। अब जो कुर्दिश लोग थे वो प्रोटेस्ट किया करते थे और जो इराक की वहाँ पे गवर्नमेंट थी वो उन्हें दबाया करती थी, उन्हें सप्रेस किया करती थी। और जो ये कुर्दिश रीजन था वहीं पे कुछ क्रिश्चियन माइनॉरिटीज भी रहा करती थी, कुछ फैमिलीज रहा करती थी। मुनीर जो है वो इस बात से बहुत ही गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि पहले तो जो उसकी पोस्टिंग है वो कुर्दिश एरिया में लगा रखी है और उसे फोर्स करा जाता है कि वो कुर्दिश रीजन में ऑपरेट करे, अपने ही लोगों पे अटैक करे, और इसके साथ साथ जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ थी वो भी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। वहाँ के लोग या जो उसके सीनियर्स थे वो अक्सर उसे शक की निगाहों से देखते थे। उसका जो फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ करता था उसमें तेल भी पूरी तरीके से नहीं भरवाया जाता था क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। दूसरा, मुनीर अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उस टाइम पे स्क्वाड्रन कमांडर होना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी अभी तक सिर्फ डेप्यूटी कमांडर था। कहने का मतलब उसके साथ पार्शियलिटी करी जा रही थी। तो मुनीर काफी फ्रस्ट्रेटेड था अपनी इस पूरी सिचुएशन को लेके। अब जाहिर सी बात है कि मुनीर जो है वो अपनी वाइफ के साथ ये बातें शेयर करेगा
और जो उसकी वाइफ है वो उसकी सिस्टर के साथ शेयर करती थी, और वहाँ सिस्टर से वो बात यूसुफ तक पहुँचती थी जो एक ज्यू था और वो कॉन्टैक्ट में था डायरेक्टली मोसाद एजेंट्स के। जब ये सारी बातें मोसाद एजेंट्स को पता चली तो उन्होंने यूसुफ को लगा दिया कि वो किसी तरीके से कन्विंस करे मुनीर को कि वो मोसाद एजेंट्स के साथ एक मीटिंग फिक्स करे। और मुनीर को कन्विंस करना इतना मुश्किल भी नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी काफी फ्रस्ट्रेटेड था। काफी कोशिशों के बाद जो मुनीर है वो रेडी हो जाता है मोसाद एजेंट्स से मिलने के लिए, और मीटिंग फिक्स होती है रोम में, एक न्यूट्रल प्लेस। मुनीर की स्टार्टिंग की बातों से ही मोसाद ये समझ चुका था कि मुनीर जो है वो अपनी फैमिली को लेके बहुत सेंसिटिव है और वो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, अपनी सिक्योरिटी से भी ज्यादा। और मोसाद के लिए ये ऑपरेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसीलिए वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए मुनीर की जब मीटिंग फिक्स करी गई रोम में तो मुनीर के साथ यूसुफ की वाइफ, इन दोनों को भी रोम बुलाया गया ताकि ये शक ना हो कि मुनीर अकेला कहाँ जा रहा है। और मोसाद ने भी मेक श्योर किया कि मुनीर को भी सेफ महसूस होना चाहिए, इसलिए जो रोम में मीटिंग फिक्स कराई गई उसमें भी सिर्फ मोसाद का एक ही एजेंट भेजा गया था, वो भी वो जो इजरायली एयरफोर्स इंटेलिजेंस का बंदा था, ताकि जब वो मुनीर से बात करे, मुनीर एक फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट है, तो जब वो उससे बात करे तो उसका कोऑर्डिनेशन अच्छे से बने और वो दोनों आपस में एक दूसरे की बात को समझ पाए, और जो आईएएफ का कमांडर है जो मोसाद का ही इनडायरेक्टली एक एजेंट है वो अच्छे से मुनीर को समझा पाए कि करना क्या है। भले ही इस पूरी मीटिंग में मोसाद का सिर्फ एक ही एजेंट था, लेकिन ये मिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जिस रूम में मीटिंग चल रही थी उस रूम में एक छोटा सा छेद था, जिस छेद के बाहर मेयर अहमीद जो मोसाद के डायरेक्टर थे वो खुद अपनी आंखों से पूरे के पूरी मीटिंग को देख रहे थे। मीटिंग के दौरान मोसाद एजेंट ने मुनीर को $1 मिलियन परमानेंट इजराइल की सिटीजनशिप और इजराइल के अंदर प्रॉपर सेफ्टी देने का ऑफर दिया। लेकिन मुनीर की डिमांड इसके अलावा कुछ और भी थी। मुनीर की डिमांड थी कि उसकी फैमिली, डायरेक्ट फैमिली मतलब उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ और साथ में उसके कई सारे रिलेटिव्स जिन्हें वो काफी प्यार करता है ऑफ कोर्स, वो सारे जो है उन्हें इजराइल शिफ्ट करा जाए, और वो भी मुनीर के MiG-21 लेके इजराइल पहुंचने से पहले पहले। अब ये काम मोसाद के लिए काफी डिफिकल्ट था क्योंकि इतने सारे फैमिली मेंबर्स को शिफ्ट करना, और इनको शिफ्ट भी तभी करना पड़ेगा जब मुनीर MiG-21 के साथ फ्लाइट भरेगा इजराइल की तरफ, क्योंकि अगर ज्यादा पहले शिफ्ट करने की कोशिश करी गई तो इराकी अथॉरिटीज को शक हो जाएगा, और अगर बाद में करने की कोशिश करी तो इराकी अथॉरिटीज उसको करने नहीं देंगी। इसीलिए मोसाद के लिए एक ऐसा ऑपरेशन हो गया था जहां उन्हें किसी को अटैक नहीं करना था, टारगेट नहीं करना था, और ऑपरेशन में ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना था। उनका सिर्फ एक काम था, मुनीर की फैमिली को किसी तरीके से इराक से बाहर निकालना। और इसीलिए मोसाद डायरेक्टर अहमीद ने बहुत सारे मोसाद एजेंट्स को सिर्फ इसी काम पे लगा दिया। अब मोसाद और इराकी पायलट मुनीर दोनों अब इस सोच में लग गए कि कब वो मौका आएगा जब हम ये पूरा जो ऑपरेशन है उसको प्लान कर सकते हैं और MiG-21 को उड़ा के सीधे इजराइल पहुंच सकते हैं। ये काम एग्जैक्टली उसी टाइम पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि मुनीर की पोस्टिंग थी कुर्दिश रीजन ऑफ इराक के पास। अगर आप मैप में देखोगे तो ये सबसे दूर वाला एरिया है इराक का इजराइल से। अगर यहाँ से मुनीर अपनी फ्लाइट को अटेम्प्ट करता तो उसे पूरा का पूरा इराक पार करके इजराइल पहुंचना होता, और ये बहुत ही डेंजरस चीज हो जाती। दूसरा रीजन कि जैसे मैंने पहले बताया कि मुनीर को बहुत कम तेल मिलता था, ज्यादा फ्यूल नहीं मिलता था उसके एयरक्राफ्ट में डालने के लिए, क्योंकि उस पर शक बहुत करते थे उसके सीनियर्स। अगस्त 1966 को इजराइल के लिए वो फॉर्चुनेट टाइम आया। मुनीर का ट्रांसफर हुआ इराक के बगदाद वाले एरिया में रशीद बेस पर, और इस ट्रांसफर के बाद मुनीर के साथ वो पार्शियलिटी वाली चीज भी नहीं हो रही थी कि उसे तेल कम मिलेगा, उसे अच्छा खासा फ्यूल मिलता था। 900 किलोमीटर तक की फ्लाइट वो भर सकता है, इतना तेल उसको मिलता था उस टाइम। मुनीर ने अपने ट्रांसफर के बारे में मोसाद एजेंट्स को इन्फॉर्म किया और 16 अगस्त 1966 डेट फिक्स करी गई जब मुनीर MiG-21 को लेके इजराइल की तरफ फ्लाइट भरेगा। उधर मोसाद एजेंट्स ने मुनीर की फैमिली को शिफ्ट करने का अपना काम स्टार्ट कर दिया। मोसाद नहीं चाहता था कि इराक अथॉरिटीज को किसी भी टाइप का शक हो मुनीर पे, क्योंकि अगर मुनीर MiG-21 को लेके इजराइल पहुंच भी जाता तब भी इजराइल को मुनीर की जरूरत थी ताकि वो मुनीर से MiG-21 के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशंस और उसकी बाकी की जानकारी ले सके। तो मोसाद ये मेक श्योर करना चाहता था कि मुनीर की जो पूरी फैमिली है वो प्रॉपर तरीके से इराक से बाहर आए। मुनीर की कुछ फैमिली को तो मेडिकल रीजंस की वजह से इराक से बाहर भेजा गया, कुछ फैमिली मेंबर्स को एज अ टूरिस्ट इराक से बाहर ले जाया गया, और जब ये इराक से बाहर ले जा रहे थे मुनीर की फैमिली को तो डायरेक्टली इजराइल नहीं ले जा रहे थे, पहले किसी थर्ड कंट्री के थ्रू इजराइल ले जाया जाता था, और इसमें मोस्टली थर्ड कंट्रीज में ईरान भी शामिल था। अभी आप देखते हो कि ईरान और इजराइल के इतने लंबे चौड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन ये वो टाइम था जब ईरान ने मोसाद एजेंट्स की हेल्प करी थी उनके ऑपरेशंस में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो इतना सिंपल नहीं है जितना लोगों को लगता है। खैर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फाइनली मुनीर की ज्यादातर फैमिली को मोसाद एजेंट्स ने इराक से बाहर निकाल लिया था। जो कुछ फैमिली बच गई थी वो मुनीर के फ्लाइट उड़ाने से पहले या उसके फ्लाइट उड़ाने के दौरान जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मोसाद एजेंट्स ने प्राइवेट वैन्स हायर करी और अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए पिकनिक के बहाने बचे हुए फैमिली मेंबर्स को किसी तरीके से इराकी बॉर्डर क्रॉस कराया। बाद में फिर इजराइल के ईरान से अच्छे खासे रिलेशंस थे तो वहां के थ्रू उन्हें इजराइल पहुंचाया गया।
मुनीर ने 16 अगस्त 1966 को अपनी ये फ्लाइट भरी। MiG-21 लेके मुनीर हवा में पहुंचे। मुनीर ने मेक श्योर किया कि वो MiG-21 को हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ाएंगे ताकि ज्यादा किसी के नजर में ना आए, ट्रेस ना हो पाए। अब इस पूरे ऑपरेशन में मोसाद ने हर चीज बहुत ही बारीकी के साथ प्लान करी थी, लेकिन सिर्फ एक चीज थी जो ना मोसाद कुछ कर सकता था उसमें, ना मोसाद ने प्लान करी थी और ना ही मोसाद के कंट्रोल में थी। वो थी जॉर्डन को क्रॉस करना। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इराक से अगर आपको इजराइल पहुंचना हो तो आपको जॉर्डन तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब शायद कुछ लोगों को लगे कि भाई ऐसा डायरेक्टली जाने की क्या जरूरत है, हम घूम के भी जा सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि MiG-21 में मुनीर को एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ही मिलता था। उसके पास जर्नी को तय करने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इतना सब कुछ करने के बाद जब मुनीर जॉर्डन के एयर स्पेस में पहुंचा तो जॉर्डन अथॉरिटीज ने इस प्लेन को इंटरसेप्ट कर लिया। उन्हें पता चल चुका था कि कोई प्लेन है। हालांकि शायद उस दिन मोसाद का, इजराइल का और मुनीर का नसीब अच्छा था कि जॉर्डन ने वहां से सीधे सीरियन अथॉरिटीज, सीरियन एयरफोर्स को फोन लगाया। और बहुत अजीब बात है कि सीरियन एयरफोर्स ने इसको सीरियसली नहीं लिया। सीरियन एयरफोर्स ने नॉर्मली इस बात को ये कह के टाल दिया कि वहां पे हमारा जो बॉम्बर प्लेन है वो अक्सर घूमता रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, हमारा बॉम्बर प्लेन ही होगा। इतना सुनने के बाद जॉर्डन अथॉरिटीज ने भी उसको इग्नोर कर दिया और मुनीर MiG-21 लेके इजराइल पहुंच गया। हालांकि मुनीर जब इजरायली एयर स्पेस पहुंचा तो उसको रिसीव करने के लिए जो इजरायली अथॉरिटीज वहां पे मौजूद थी उनको भी नहीं पता था कि मुनीर मोसाद के एक ऑपरेशन के तहत उस प्लेन को उड़ा के लाया। उनको लगा कि वो प्लेन गलती से रास्ता भटक गया या उसका फ्यूल खत्म हो गया या कुछ और सीन हो गया और उसकी वजह से वो वहां पे आ गया। मोसाद की तरफ से रिसीविंग अथॉरिटीज को सिर्फ ये बताया गया था कि जो प्लेन है आपको उसको प्रॉपर्ली एस्कॉर्ट करके नीचे उतरवाना है, लेकिन आपको गोली नहीं चलानी है, किसी भी तरीके का अटैक नहीं करना है उसके ऊपर। फाइनली बाकी प्रोसीडिंग्स के बाद MiG-21 इजराइल पहुंच चुका था। पहले तो इजराइल ने MiG-21 का अच्छे से एनालिसिस किया, डीपली उसके ऊपर रिसर्च करी और बाद में उसे यूएसए को सौंप दिया। ये था ऑपरेशन डायमंड, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहाँ पे खत्म होती है, तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी यहाँ पे इजराइल की शुरू होती है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली एडवांस्ड और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री बनने की कहानी। 16 अगस्त 1966 को ऑपरेशन डायमंड हुआ, इजराइल उसमें सक्सेसफुल हुआ और उसके 7 महीने बाद 7 अप्रैल 1967 को इजराइल का सीरियन एयरफोर्स के साथ एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें इजरायली एयरफोर्स और सीरियन एयरफोर्स दोनों एक दूसरे के सामने थे। सीरिया के पास ऑफ कोर्स MiG-21 थे और इजराइल के जो बेस्ट एयरक्राफ्ट था वो था मिराज 3। हालांकि मिराज 3 एयरक्राफ्ट की भी अच्छी खासी खुद की अपनी कैपेबिलिटीज थी, लेकिन MiG-21 अपने आप में एक स्पेशल एयरक्राफ्ट था। लेकिन इस ऑपरेशन की वजह से MiG-21 की एक एक छोटी छोटी जानकारी होने की वजह से सीरिया के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के 6 MiG-21 शॉट डाउन कर दिए और इजराइल का एक भी एयरक्राफ्ट डैमेज तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इजराइल ने बहुत डिटेल में ये समझ लिया था कि MiG-21 जो है वो वजन में हल्का है, बहुत ज्यादा क्विक है, अपनी डायरेक्शंस बहुत क्विकली चेंज कर सकता है, लेकिन वो हाई ऑल्टीट्यूड पे कैपेबल नहीं है। इसीलिए इजरायली एयरफोर्स ने एक मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया। मिराज 3 की अच्छी खासी कैपेबिलिटीज थी कि वो हाई ऑल्टीट्यूड में भी कैपेबल था, तो इजराइल के जो मिराज 3 फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो सीधे सीधे सीरियन MiG-21 से नहीं लड़ रहे थे। वो अपने मिराज को बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे लेके जाते थे और वहां से अचानक से अटैक करते थे सीरिया के MiG-21 पे। अगर अटैक सही बैठा तो ठीक, नहीं बैठा तो फिर दोबारा से ऊपर भाग जाते थे हाई ऑल्टीट्यूड पे। MiG-21 हाई ऑल्टीट्यूड पे कैपेबल था नहीं, तो वो वहां जाना नहीं चाहेगा। और इस पूरी मेथोडोलॉजी के दौरान कुछ ही देर में सीरिया के 6 MiG-21 डिस्ट्रॉय कर दिए इजराइल के मिराज 3 ने और उनका एक भी एयरक्राफ्ट डैमेज नहीं हुआ। 2 महीने बाद 5 जून 1967 को स्टार्ट हुआ 6 डेज वॉर, जिसमें इजराइल के सामने अरब के मल्टीपल कंट्रीज खड़े थे, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इनडायरेक्टली और भी कुछ अरब कंट्रीज। उस टाइम पे पूरी दुनिया को मोसाद की कैपेबिलिटीज के बारे में प्रॉपर्ली पता नहीं था। उन्होंने किस टाइप की इंटेलिजेंस को ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा है। सबको यही लग रहा था कि 6 डेज वॉर में इजराइल बहुत इजीली डिफीट हो जाएगा। अरब कंट्रीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर कंट्रीज स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं तो वो गिनती में ही इतनी ज्यादा है। पूरी दुनिया को तो ये लगता ही था, इजरायली सिटीजन्स को भी यही लग रहा था। बहुत सारे लोग इस बात से डरे हुए बैठे थे कि शायद जो हिटलर ने उनके साथ किया था वो उनके साथ दोबारा होने वाला है, होलोकास्ट। बहुत सारी ऐसी खबरें भी सामने आई कि इजरायली सिटीजन्स ने अपनी खुद की ग्रेव्स भी खोदना शुरू कर दिया था इस वॉर के स्टार्ट होने से जस्ट पहले। और जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे, जो मिलिट्री फोर्सेस थी, अगर उनका कंपैरिजन भी करा जाए तो इजराइल कंपैरिजन में कहीं भी नहीं टिक पा रहा था। जस्ट फॉर कंपैरिजन अगर मैं आपको बताऊं तो इजराइल के पास 800 टैंक थे और जो सामने उसके डायरेक्टली उससे लड़ाई लड़ रहे थे, जो यूनियन था इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया का, उनके पास 2500 टैंक्स थे। और ये गिनती हर चीज में थी, फिर चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, बाकी के मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट्स हो या सोल्जर्स हो। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आया?
इसराइल ने अपने सारे दुश्मनों को सिर्फ 6 दिन के अंदर हरा दिया। अब इस वॉर की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वॉर के बाद ही ऐसा हुआ कि इसराइल का जो छोटा सा मैप था जिसमें वेस्ट बैंक और गजा नहीं था, उसमें वेस्ट बैंक और गजा भी शामिल हो गए। इन दोनों पे भी इसराइल का कंट्रोल हो गया। इस वॉर के बाद पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि इसराइल जो है वो कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है और उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो भी छोटी मोटी नहीं है। यूएसए को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी। साथ में जो अरब कंट्रीज हारे थे वो अपनी हार का ढींगरा भी यूएसए पे फोड़ रहे थे कि यूएसए की वजह से वो हार गए, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं था। यूएसए ने इसराइल की कोई खास हेल्प नहीं करी थी, लेकिन हाँ, इस वॉर के बाद यूएसए ने धीरे धीरे इसराइल का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि मोसाद की कैपेबिलिटीज क्या है। यूएसए और सोवियत यूनियन का तो बहुत ही मुश्किल था कि वो इसराइल की साइड हो, लेकिन यूएसए जो अब तक इसराइल को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो उनके साइड नहीं होना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि फ्यूचर में वो अरब कंट्रीज के साथ दुश्मनी पाले। वो अब सीधे सीधे इसराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर बन चुका था। इनफैक्ट अब तक जो इसराइल के पास कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो सिर्फ फ्रांस से मंगाए हुए थे। ना तो सोवियत यूनियन अपने MiG-21 इसराइल को देता था, ना ही यूएसए अपने एयरक्राफ्ट देता था। लेकिन इस वॉर के बाद पहली बार यूएसए ने अपने फैंटम F4 इसराइल को बेचे। तो ये था मोसाद का ऑपरेशन डायमंड, जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था, जिसने पूरी दुनिया को यह बता दिया था कि इसराइल के अंदर और मोसाद की कैपेबिलिटीज क्या है। आज की वीडियो इतनी ही। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना हो, जो आपको लगता हो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आता, आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। मे बी अगली वीडियो शायद उसके बारे में ही हो। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।